लास्ट वीडियो के साथ इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। लास्ट में हमने आपने देखा होगा कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और फर्मियन स्टैटिस्टिक्स, एफडी स्टैटिस्टिक्स, तीनों की बेसिक अप्रोच को हमने स्टडी कर लिया। पहले तो इसको दो में डिवाइड करा, क्लासिकल और क्वांटम में। फिर क्लासिकल की पढ़ी हमने, क्वांटम फिर दो में फर्दर डिवाइडेड था। तो पहले क्लासिकल की बेसिक अप्रोच पढ़ी, फिर बोसोन्स और फर्मी डायराक में डिफरेंस था थोड़ा सा, वो हमने देखा। ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, क्योंकि हमने इसको कंटिन्यू करना है। तो इसमें पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल है, इसमें भी पार्टिकल इंडिस्टिंग्विशेबल है और आइडेंटिकल है। इसमें एक सेल के अंदर कितने भी पार्टिकल्स आ सकते हैं, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए सिंगल सेल। इसमें एक पार्टिकल एक ही सेल में आएगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा, इसके अंदर अगर हमें पार्टिकल का बिहेवियर समझना है तो उसकी जो स्पिन है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, वो इंटीग्रल मल्टीपल h/2π होगा। और उनको हम बोसोन्स का नाम देते हैं, जैसे फोटोन, मेसोन, हीलियम एटम एक्सेट्रा आएंगे। इसके अंदर जो स्पिन है वो हाफ इंटीग्रल रहेगी, और जब हाफ इंटीग्रल रहेगी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जिनकी हाफ रहती है, और इनको हम फर्मियंस का नाम देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी याद रखने हैं और इनके नेम्स भी याद रखने हैं। अब ये क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स में एक में कितने भी हो सकते हैं, तो डजंट ओबे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इसमें एक में एक है तो इट ओबे पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। अब जो बिहेवियर है पार्टिकल का, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल का, हमें कैसे पता चलेगा कि वो बोसोन्स में आएगा या फर्मी डायराक में? तो उसको निकालने के लिए एक तरीका हम यूज कर रहे हैं यहाँ। द मॉलिक्यूल और एटम ओबे बीई या फर्मी डायराक डिपेंडिंग अपॉन number of elementary particles। नंबर पर डिपेंड करता है ये पार्टिकल्स के, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के। यानी मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें होती है, आप सभी को पता है। तो उसमें जो एलिमेंट्री पार्टिकल का नंबर है वो डिसाइड करता है कि वो बोसोन बनेगा या कि वो फर्मी डायराक बनेगा। कैसे डिसाइड करता है? ठीक है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल इज इवन देन इट विल हैव इंटीग्रल स्पिन एंड विल ओबे, इंटीग्रल स्पिन हो जिसकी तो वो ओबे करता है बीई को। यानी जिन एलिमेंट्री पार्टिकल की संख्या इवन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की संख्या इवन में आ जाए मिला करके टोटल, तो वो इंटीग्रल स्पिन होगी उनकी, और वो बोसोन आइंस्टाइन, बोस आइंस्टाइन को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर अदरवाइज में चला जाए, एंड इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इवन की बजाय ओड हो जाए, देन दे विल हैव हाफ इंटीग्रल स्पिन एंड will obey फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, वो एफडी को ओबे करेंगे, वो फर्मी डायराक को ओबे करेंगे। यानी जिन नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या ओड में आ जाती है उनकी स्पिन भी हाफ होगी और वो फर्मी डायराक को ओबे करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है 2He4। इसमें टोटल 6 पार्टिकल हो गए, जिसमें से 2 प्रोटॉन,
इससे नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पता चल जाते हैं। तो प्रोटॉन इतने हो गए और इलेक्ट्रॉन भी इतने हो गए, और मास नंबर में से इसको माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन्स, तो कितने हो गए टोटल 6। तो इनकी अमाउंट कितनी आ गई, नंबर कितने आ गए 6। तो 6 हैं तो इवन हो गया, और ये क्या बन जाएंगे, बोस आइंस्टाइन। तो हीलियम एटम बोस आइंस्टाइन पार्टिकल यानी बोसॉन्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर ये 2He3 हो जाए तो अब इसमें टोटल अमाउंट 5 हो गए पार्टिकल्स, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, टोटल 5। और जब टोटल 5 हो गए तो ये ओड नंबर हो गया, टोटल 5। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ओड, तो हाफ इंटीग्रल स्पिन होगी, दे विल ओबे FD, एंड इवन वाले बोस आइंस्टाइन को ओबे करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। चलिए अब बात करते हैं कि सेल्स में पार्टिकल्स को क्लासिकल और मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में कैसे लिखा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, वी हैव, ठीक है, अभी टॉपिक चेंज हो गया यहां से, वी हैव 2 पार्टिकल्स अरेंज्ड इन 2 सेल्स, 2 ही सेल हैं और 2 ही पार्टिकल हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप अप्रोच कैसे होंगे उसमें, देन डिफरेंट अरेंजमेंट, the different number of arrangement in 3 types of statistics, 3 type of statistics। क्या है, 2 पार्टिकल, 2 सेल, तीनों स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन सी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डेराक एंड बोस आइंस्टाइन कैसे अरेंज करेंगे इसमें, देखो। ठीक है, समझने के लिए सिर्फ पहले क्लासिकल मैकेनिक्स यानी कि MB ध्यान रखना है। MB का मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या क्लासिकल। इसने कहा था पार्टिकल कैसे होंगे, डिस्टिंग्विशेबल होने चाहिए। तो हम 2 पार्टिकल मान लेते हैं, X और एक Y, अलग अलग मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें यह भी कहा था इसने कि एक में कितने भी आ सकते हैं, एक में कितने भी आ सकते हैं। तो अरेंज करते हैं इनको, कितने बनेंगे, 2 सेल्स बना दिए, पहला X इसमें आ गया, Y इसमें आ गया, एक स्टेटमेंट ये बन गई, रिवर्स हो गई क्योंकि डिस्टिंग्विशेबल है। तो पहला Y आ गया और फिर X आ गया। दूसरी क्या बन सकती है, पहले में ही दोनों आ सकते हैं, खाली रह जाए, और पहला खाली हो और दूसरे में ही दोनों आ जाए। ये अरेंजमेंट पॉसिबल है मैक्सवेल के लिए। पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल, कितने में कितने भी आ सकते हैं। तो मैक्सिमम जो हमने पॉसिबिलिटी हो सकती थी अरेंजमेंट की, 4 बन सकते हैं। मैक्सिमम 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स कैन बी शोन। अब बात करते हैं बोसॉन्स की, बोस आइंस्टाइन की। इसने क्या क्या कहा था, पार्टिकल कैसा है, इनडिस्टिंग्विशेबल, इनडिस्टिंग्विशेबल और आइडेंटिकल भी है। ठीक है, यानी कि पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है तो ना तो वो X से रिप्रेजेंट होगा ना वो Y से, सर्कल या डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको। लेट अस से पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डॉट। 2 पार्टिकल हैं और दोनों आइडेंटिकल भी हैं और दिखने में अलग अलग भी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसमें, पहला इसमें, दूसरा इसमें चला गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि एक में ही दोनों आ गए, ये खाली रह गया। या पॉसिबिलिटी ये हो सकती है पहला खाली और इसमें दोनों आ गए। और तो नहीं बन सकता कोई, क्योंकि अगर ऐसा ही बनाएंगे तो उसमें तो कोई फर्क ही नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल पार्टिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल पहचान नहीं सकते कि कौन सी की पोजीशन कहां पर है।
तो ये वाला दोबारा नहीं बन सकता। जैसे इसमें वाई एक्स और एक्स वाई बन गए थे, तो इसमें मिनिमम 3 पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं। और ये क्योंकि पाउली को ओबे नहीं करता इसलिए 2 आ गए इसमें, कितने भी आ सकते हैं इसमें भी रूल के हिसाब से। अब बात करते हैं फर्मी डायराक की। इसमें भी क्या था, इनडिस्टिंग्विशेबल, आइडेंटिकल, एंड एक और चीज थी ओबे पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। एक में एक आएगा, इसमें ध्यान रखना है, एक में एक आएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 कंपार्टमेंट हैं, एक में एक ही आ सकता है, तो यही इसका एक मात्र केस हो सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता इसमें। क्योंकि एक में 2 कहता ही नहीं, ये पाउली एक्सक्लूसिव है, एक में एक ही कह रहा है। और एक में एक, चाहे इसको इधर रख लो चाहे इसको इधर रख लो, इसको दोबारा लिख नहीं सकते क्योंकि आइडेंटिकल है। तो ऑल दीज पॉसिबिलिटी कैन बी इन मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बोस, आइंस्टाइन एंड फर्मी डायराक कैन बी अरेंजमेंट्स लाइक दिस। इसमें 4, इसमें 3 और इसमें सिर्फ 1। ठीक है, तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको अपने इसी ढंग से फॉलो अप करना है। तो ये तो बात हुई हमारे अरेंजमेंट की। अब बात करते हैं बेसिक अप्रोच। ठीक है, अब हम इनको मैथमेटिकली डील करेंगे। मैथमेटिकली डील करने का मतलब हम मैथमेटिकली प्रूफ करते चले जाएंगे जो अब तक हमने पढ़ा है। यानी हमने ये पढ़ा कि पार्टिकल इसमें डिस्टिंग्विशेबल था और ये पॉसिबल हो सकता था। ठीक है, पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, ये पॉसिबल केस है। पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, पाउली को ओबे करता है, ये सब कुछ सिर्फ थ्योरेटिकल है, अभी तक हमने स्टडी करा है। थ्योरीज, दिस आर जस्ट अप्रोचेस, assumptions only. Now we have to deal in the mathematical formula so that we can prove it कि जो हम पढ़ रहे हैं वो वही है। ठीक है, तो जो पढ़ रहे हैं वो वही प्रूफ करने के लिए इन तीनों का एक फॉर्मूला बना दिया, कॉमन फॉर्मूला। वो कॉमन फॉर्मूला तीनों में यूज होने वाला है। तो आज हम सिर्फ उस कॉमन फॉर्मूले को पढ़ेंगे कि जो तीनों में लगने वाला है, एंड दैट इज नोन एज बेसिक अप्रोच इन वेरियस स्टैटिस्टिक्स। ये आपने थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है क्योंकि ये मैथमेटिकल चीजें अब शुरू हो गई हैं। अब इक्वेशंस की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और ये जो बेसिक है ये तीनों में एप्लीकेबल होगी, ये फॉर्मूला तीनों में लगने वाला है। ठीक है, इसको हम कॉमन अप्रोच का नाम भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला सर्च फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम। इससे पहले जो लास्ट वीडियो यानी कि कल जो हमने वीडियो डाली थी उसमें ये वर्ड बहुत यूज करा था हमने, इक्विलिब्रियम। एंट्रोपी के लिए भी इक्विलिब्रियम जरूरी है ताकि वो मैक्सिमम हो सके, और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए भी इक्विलिब्रियम जरूरी है ताकि वो मैक्सिमम हो सके। इसीलिए हम स्टेट ऑफ सिस्टम की इक्विलिब्रियम को ही सर्च कर रहे हैं, और उसको कैसे लिखेंगे वो देख लेना है। कि जो डायनेमिक सिस्टम है, डायनेमिक सिस्टम वो काफी लार्ज है हमारा, विद लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, विद लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, और जब बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं तो नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट भी, नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट इज आल्सो लार्ज, ये भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो जब मैक्रोस्टेट बहुत सारी हो सकती हैं तो हमें उनमें इक्विलिब्रियम को ढूंढना है। इन इक्विलिब्रियम द सिस्टम is assumed to exist in most probable macrostate।
जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी किसी सिस्टम की तो वो मोस्ट प्रोबेबल होगी, मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो जब भी मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हो जाती है तो उसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उस टाइम पे, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है। देयरफॉर इन ऑल टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स thermodynamic probability must be मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, अब चाहे वो कोई सी भी स्टैटिस्टिक्स हो, उन सभी में अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाता है तो उनके लिए थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं W से एज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय W से रिप्रेजेंट करते हैं इज वेरी लार्ज, क्योंकि ये भी लार्ज होने वाली है क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको हम W की बजाय LNW लेंगे ताकि उसको डील किया जा सके, क्योंकि जैसे आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, 8 7 6 5 4 3 2 1, तो उसका लॉगरिथम ले लेते हैं हम ताकि उसको छोटे नंबर्स में लिखा जा सकता है। तो इसीलिए जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो भी अगर लार्ज है देन वी टेक इट इन LNW, इसको हम LNW के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे इंस्टेड ऑफ W की बजाय इसको क्या लिखेंगे, LNW। ठीक है, अब ये सब कुछ लिखा क्या है, इस चीज को लिखने का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बनेगी, फॉर मोस्ट, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट W इज मैक्सिमम, ये हमें पता है। देयरफॉर W की बजाय हम क्या लेंगे, LNW, और उसका अगर डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। यानी हम इक्विलिब्रियम स्टेट को इसलिए अप्रोच करते हैं ताकि उसमें मैक्सिमम मैक्रो स्टेट हो सके, और मैक्सिमम मैक्रो स्टेट होंगी तो प्रोबेबिलिटी उसकी मैक्सिमम हो जाएगी, और उसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर उनकी संख्या ज्यादा है तो W की बजाय LNW, लॉगरिथम W, और मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0। ये हमने रिप्रेजेंटेशन दे दी। जब भी हम इक्विलिब्रियम स्टेट को लिखेंगे तो उसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन LNW इज इक्वल टू 0। सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, condition for number of particles of system। एक तो इक्वेशन ये है, दूसरी देखें, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स in a system remains constant। हमेशा पार्टिकल की संख्या कांस्टेंट होने वाली है, चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, कहने का मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3 अप टू Nk, दिस इज इक्वल टू N, कांस्टेंट। क्योंकि K शेल हो सकते हैं, एक में N1 है, दूसरे में N2, तीसरे में है, तो Kth में Nk, और टोटल कांस्टेंट होंगे N के बराबर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू K Ni इज कांस्टेंट। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू का अगेन डिफरेंशिएशन Dn, दिस इज इक्वल टू Ni विल बी 0, इक्वेशन नंबर 2।
नंबर ऑफ पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर हमेशा सभी अप्रोचेस में, मैक्सवेल, फर्मी डिराक या फिर बोस-आइंस्टाइन। और नंबर 3 कंडीशन फॉर टोटल एनर्जी, ये भी कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, total energy of the system is always constant. Total energy of system of n particles also remains constant. ये भी constant है। कैसे लिखेंगे इसको? if u1 u2 और uk are the energies of particles n1 n2 nk, then energy intervals is given by पहले की एनर्जी ये, दूसरे की एनर्जी ये और इसकी एनर्जी ये, और टोटल will remains constant। ठीक है, यानी कहने का मतलब u दिस इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to k n i u i है। और इसका भी अगर डिफरेंशिएशन होगा कांस्टेंट वैल्यू का तो वो भी कितना होगा? हमेशा 0 के बराबर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक चीज़ हम इसमें भी लगाना भूल गए हैं, जब हम इसका डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो दैट शुड ऑल्सो बी डी एन आई, और जब हम यहाँ डिफरेंशिएशन ले रहे हैं तो डी आई एन आई यू आई। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि डी एन आई ये भी 0 के बराबर ही आ रहा है हमारा, तो आप इसको, ये वैल्यू तो फिक्स है ही, एक पार्टिकल की एनर्जी तो फिक्स है, तो इसको आप ऐसे लिख दें समेशन i इज इक्वल टू 1 to k यू आई। ये तो d में चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होंगे, एंड दिस इज इक्वल टू 0 डी। इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, तो एनर्जी भी 0, डिफरेंशिएशन में टोटल पार्टिकल्स का डिफरेंशिएशन भी 0 है। तो अब एक लाइन और इसके लिए लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और 2 का यूज करना है 1 के अंदर। क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 को तो मल्टीप्लाई करो अल्फा से, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करो बीटा से, माइनस के साथ, और इसके अंदर ऐड कर दो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय माइनस अल्फा, 3 बाय माइनस बीटा, एंड ऐड टू इक्वेशन नंबर 1। तो क्या आएगा? डी एल एन डब्ल्यू, ये था हमारे पास। ठीक है, इसमें ऐड करना है माइनस अल्फा के साथ क्या आया? समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k डी एन आई आ गया। माइनस बीटा के साथ क्या आया? आई इज इक्वल टू 1 to k यू आई डी एन आई। दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये किसके बराबर था? 0, तो इसमें ऐड कर दिए सिर्फ हमने। और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, डी एल एन डब्ल्यू माइनस, ये दोनों में कॉमन है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to k, और अंदर आ गया अल्फा, माइनस के साथ बाहर था तो प्लस बीटा यू आई, और बाहर डी एन आई भी यहाँ लिख दिया। दिस इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज आवर जनरल इक्वेशन। दिस इज द बेसिक इक्वेशन। दिस इज बेसिक इक्वेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये सभी तरह की स्टैटिस्टिक्स के लिए बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आगे जब भी हम पढ़ेंगे इस इक्वेशन को याद रखना है और ये कंटिन्यू करनी है। एल एन डब्ल्यू कैसे आया, ये कैसे आया और ये कैसे आया।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो